नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भौतिकी विषय से यांत्रिकी चैप्टर का सवाल। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपको एसएससी रेलवे के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने सवालों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो दोस्तों इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि इसी तरह से हम लोग अपने तरफ से जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रदान करते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल कह रहा है, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व किससे मापा जाता है? तो दोस्तों उसका जो सही जवाब होगा वो होगा उसके द्रव्यमान से। अगला सवाल है हमारा, वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों उसका जो मान होता है वो होता है विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपको, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है डैश में उतनी ही वृद्धि हो, मतलब किस में उतनी ही वृद्धि हो जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अगला है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको शक्ति, यानी ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। अगला सवाल है आपको, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है। ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट पर आवर बराबर कितना होता है? तो ये दोस्तों आपको होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, अगला सवाल है, कार्य करने की दर को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों वो आपको शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, औसत डैश को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल मिल गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो औसत हम शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल मिल गए समय से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है? तो दोस्तों वो आपको बल के बराबर होता है। अगला है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग भू संपर्करण कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपको, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के डैश होता है, मतलब समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये जो होता है वो आपको द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसकी उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपको एक समान त्वरित गति की उदाहरण है। ठीक है, पवन का वेग बढ़ने से वायु का क्या कम हो जाता है? तो दोस्तों आपको दाब कम हो जाता है। ठीक है, 1 मील प्रति सेकेंड बराबर कितना किलोमीटर घंटा होता है? तो दोस्तों ये आपको 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है,
अगला सवाल है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ इसका क्या नियत रहता है? तो दोस्तों इसका वेग नियत रहता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु समान समयांतराल के में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो उसकी गति को दोस्तों एक समान गति कहते हैं। अगला सवाल है, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह किसे प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये स्थिर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को इसका क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग त्वरण कहते हैं। अगला सवाल है, वायु किसके बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा? तो दोस्तों दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। ठीक है। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें क्या है? तो इसमें ऊर्जा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या से आधी हो पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा आपको 4 ग्राम मतलब 4g। ठीक है। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा? तो आपको g/4। ठीक है। अगला सवाल है आपको, किसी पदार्थ का डैश उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं? तो दोस्तों किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। अगला सवाल है, 1 पास्कल 1 किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अगला सवाल है, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? दोस्तों तो दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा जो नियम होता है वो बल को परिभाषित करता है। अगला सवाल है, एक झील में पानी पर लौह कीलों से भरी एक नाव तैर रही है, जब लौह कीलें हटाई जाती हैं तो पानी का स्तर क्या होता है? तो पानी का स्तर जो होता है वो गिरता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल क्या हो जाता है? तो परिणामी जो बल जो शून्य हो जाता है। ठीक है। परिणामी जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। अगला सवाल है, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु की किस चीज़ को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है? तो दोस्तों ये हमें त्वरण की को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। अगला सवाल है, समय का मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों समय का जो मूल मात्रक है वो सेकंड है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। अगला सवाल है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगला सवाल है, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों घर्षण घटने का जो सही क्रम है वो है पहले स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर लौटनिक घर्षण। ठीक है। अगला सवाल है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो दोस्तों साबुन का जो बुलबुला है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। अगला सवाल है,
दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों दबाव की जो एसआई इकाई है वो पास्कल है। उसके बाद है आंतरिक बल क्या होता है? तो दोस्तों आंतरिक बल हमेशा संतुलित होते हैं। अगला सवाल है एक साइकिल की गति में क्या परिवर्तन होगा जब वो किसी खुरदरी सतह पर चलती है? तो दोस्तों एक साइकिल की गति में कमी का परिवर्तन होता है, मतलब उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, उसके गति में कमी आ जाएगी। अगला सवाल है एक जूल लगभग कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों एक जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला सवाल है एक रॉकेट किस पर काम करता है? तो एक रॉकेट रैखिक गति के सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है कौन सा कथन दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सही है? तो दोस्तों यह हमेशा आकर्षक होता है। ठीक है, यानी कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यह जो होते हैं वो हमेशा आकर्षक होते हैं। अगला सवाल घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों घनत्व की एसआई जो इकाई है वो आपको किलोग्राम m क्यूब है। ठीक है, अगला सवाल है जब एक वस्तु को तल से सीधा ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला सवाल है कौन सा कथन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण के लिए सही है? तो दोस्तों यह भूमध्य रेखा पर से अधिक होगा। ठीक है, सही सुमेलित करें। भौतिक मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है और एसआई मात्रक दिया हुआ है, यानी लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान का किलोग्राम में और समय का दोस्तों सेकंड में। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के सतह पर त्वरण मान क्या है? तो दोस्तों जो त्वरण मान होगा वो होगा 9.8 मील वर्ग प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला है न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो दोस्तों न्यूटन ने गति की मात्रा का जो प्रयोग है वो संवेग के लिए किया था। अगला सवाल है चाल का मूल मात्रक क्या है? तो दोस्तों चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। अगला सवाल है कौन सा संबंध सही है? तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, अगला सवाल है मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे वो क्या कहलाता है? तो वो पथमापी कहलाता है। अगला सवाल है एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई से छोड़ा गया है, भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय क्या होंगे? तो दोस्तों ठीक बराबर होंगे। अगला सवाल है द्रव्यमान तथा गति का संयुक्त प्रभाव को भौतिक मात्रा के आधार पर लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे गति कहते हैं। अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके लोलक के झूलने की समयावधि पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों उसकी समावधि जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी उसकी समावधि बढ़ेगी। अगला सवाल है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार होती है वो घट जाता है तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है। अगला सवाल है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। अगला सवाल है किसने उत्प्लवान के नियमों की खोज की थी? तो दोस्तों ये आर्किमिडीज ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना
किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये घटना जो है वो न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, ठीक है, उसी का उदाहरण है। अगला सवाल है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार होता है वो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। अगला सवाल है, बल, त्वरण, काम तथा वेग में से आदिश राशि चुने तो वो होगा काम, ठीक है, जो आदिश राशि है वो काम होगा। अगला है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के गति के कारण से संभव है, ठीक है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है इस वजह से। अगला सवाल है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। अगला सवाल, खिलौना, कार, मोटरसाइकिल, कार तथा ट्रक में से किस वस्तु का जड़त्व बल सबसे ज़्यादा होगा? तो दोस्तों ट्रक का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला सवाल है, बाल्टी में पानी, तना हुआ रबड़ बैंड एक गुब्बारा फूलने से पहले तथा चलती कार में से कौन सा एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों चलती कार जो है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक लकड़ी का ब्लॉक खींचना, एक सफ़ेद वसंत का टूटना, एक दीवार को धक्का देना तथा विद्युत बल में से बल का कौन सा वर्ग अन्य से अलग है? तो दोस्तों विद्युत बल जो है वो बल का वर्ग से अलग है, ठीक है। अगला सवाल, किसका विमेय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? तो दोस्तों संवेग का विमेय सूत्र आवेग के सूत्र से समान है। अगला सवाल, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दोस्तों ये उठता है केशिकीय घटना के कारण, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? तो दोस्तों उसके वेग का जो क्षैतिज घटकर स्थिर रहता है, ठीक है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो दोस्तों किसी वस्तु के अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम भार होगा, ठीक है। अगला सवाल, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? तो उसका वजन बढ़ जाता है। अगला सवाल है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो दोस्तों उसका कारण है श्यानता और उत्पल्लव, ठीक है। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? तो घट जाएगा। अगला सवाल है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों कमानी तुला जो है वो हुक नियम पर के सिद्धांत पर काम करती है। अगला सवाल है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो दोस्तों पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। अगला सवाल, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे घर्षण बल कहते हैं। अगला सवाल है, अगर आकर्षण शक्ति न हो और चिपचिपापन, पृष्ठ तनाव, दबाव तथा ऊपरी दबाव में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो दोस्तों ऊपरी दबाव जो होगा वो तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कोपरनिकस थे।
अगला सवाल है, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े क्या में होता है? तो दोस्तों वो बड़े बल आघूर्णन में होता है। अगला सवाल है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। किसके साथ कम हो जाता है? तो दोस्तों ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण में कम हो जाता है। अगला सवाल है, किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, मतलब W बराबर mg। ठीक है। अगला सवाल है, संतुलन में एक शरीर क्या होता है? तो दोस्तों हमेशा विश्राम की स्थिति में रहती है, स्थिर वेग के चाल साथ चल सकती है। अगला सवाल है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका एक उदाहरण जो है वो प्रक्षेप गति है। ठीक है। अगला सवाल है, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को 0 और कितने पर प्रक्षेपित किया जाए? तो दोस्तों 90 और 0 पे। अगला सवाल है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय कितना होता है? तो दोस्तों उसमें अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दुगना। अगला सवाल है, यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए कौन सी बात समान होगी? तो दोस्तों उन दोनों बातों के लिए संवेग बात समान होगी। अगला सवाल है, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती हैं और डैश नहीं होती, मतलब क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो दोस्तों वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम होती हैं और दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशियां कहते हैं। अगला है, दूरी का सूत्र क्या है? तो दोस्तों दूरी का सूत्र गति गुना समय है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष लॉन्ग सेक खगोलीय इकाई एक पारसेक में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो दोस्तों लॉन्ग सेक जो है वो दूरी की एक इकाई नहीं है। अगला सवाल, आवेग किसके तुल्य होता है? तो दोस्तों आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। अगला सवाल है, एक नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य होता है? तो दोस्तों एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। अगला सवाल है हमारा, विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो दोस्तों विस्थापन के बारे में यह हमेशा धनात्मक होता है, यह बात गलत है। अगला है, वस्तु का द्रव्यमान यानी उसका मास क्या होता है? तो दोस्तों उसका जो द्रव्यमान होता है वस्तु का वो सब जगह एक समान रहता है। अगला सवाल है, एक ट्रेन की गति किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों एक ट्रेन की गति रूपांतरण गति का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो दोस्तों यह न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला सवाल है आपको, इनमें से कौन सा भौतिकी के मौलिक मात्रा नहीं है? तो दोस्तों भार जो है वो भौतिकी के मौलिक मात्रा नहीं है। अगला है, पारसेक इकाई किसकी है? तो दोस्तों पारसेक इकाई जो है वो दूरी की है। अगला सवाल है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो दोस्तों ये
वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला सवाल है, कौन सी शक्ति की एसआई इकाई है? तो दोस्तों शक्ति की एसआई इकाई वाट है। अगला सवाल है, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा तथा खींचा हुआ धनुष में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो दोस्तों खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला सवाल है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो दोस्तों किसी पदार्थ के मात्रा की जो मौलिक इकाई है वो क्या है? तो वो मोल है। अगला है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई है वो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला है, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो दोस्तों भौतिक मात्रा की गतिविधि की इकाई बेकुरल है। ठीक है। अगला है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसकी जो भौतिक मात्रा संवेग की इकाई जो है वो न्यूटन सेकेंड है। अगला है, ऊष्मा, कोणीय गति, कार्य तथा समय से कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों कोणीय गति जो है वो सदिश राशि है। अगला सवाल है, भार, आवेग, यंग का मापांक तथा त्वरण मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो दोस्तों यंग का मापांक जो है ये एक अदिश राशि है। अगला है, किए गए कार्य की दर क्या है? तो दोस्तों किए गए कार्य की दर शक्ति है। अगला सवाल है, पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो दोस्तों पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला है, दो सदिश वेक्टर के बराबर होते हैं यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हों। अगला है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो दोस्तों इसका कारण है उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर की वजह से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा व्यक्ति होता है वो तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव महसूस करता है। अगला है, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो दोस्तों इसका कारण है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, इसके वजह से तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है। अगला सवाल है, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार को किस प्रकार का बल काम करता है? तो दोस्तों इस पर अभिकेंद्री बल काम करता है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों कपड़े धोने की जो मशीन है वो अपिकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला सवाल है आपको, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण त्वरण का मान क्या होता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा g/4। चलिए अगला सवाल है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे त्वरण का मान अधिक होगा। अगला सवाल है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच का जो बल होता है वो उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। ठीक है। अगला सवाल है आपको, सबसे पहले g यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? तो दोस्तों ये आपको लॉर्ड कैवेंडिश ने
निर्धारित किया था। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? तो दोस्तों वो शून्य होता है। अगला सवाल है, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों बल आघूर्ण की जो दिशा होती है वह प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। अगला सवाल है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? तो दोस्तों उस बर्तन में पानी का जो स्तर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है, कार्य के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो दोस्तों कार्य के बारे में ये बात असत्य है कि यह एक सदिश राशि है। अगला सवाल है, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो दोस्तों हम जो दूध का विशिष्ट गुरुत्व नापेंगे हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। अगला सवाल है आपको, अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो दोस्तों वो आपको 90 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद अपकेंद्री बल द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। अगला सवाल है, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? तो इसका जो वेग होगा वो हो जाएगा 9.8 मील प्रति सेकेंड। अगला है, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? तो हो जाएगा आपको 0 मील प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि 0 मील प्रति सेकेंड। तो चलिए आज का जो हमारा ये जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितने भी हमारे नए नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों घंटा ज़रूर बजा दें ताकि हमारा सारा का सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों।